जय हिंद। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिससे रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप नहीं देखे तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसलिए इसको 2 वीडियो में या 3 वीडियो में जा सकता है। और इसके बाद संभवतः आधुनिक भारत का इतिहास ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कोई नया चैप्टर आपके लिए नया सब्जेक्ट लेकर कुछ आएंगे। और ये सारी इसी के बाद ये गवर्नर जनरल के बाद ही आपका फिर कैबिनेट मंत्री आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा। फिर उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन, ये लोग आकर के फिर ये भारत को आज़ादी मिल जाएगा। तो उसके बाद हम लोग कुछ नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो आइए आज इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा बनाएंगे क्योंकि इसको टाइम लगेगा बनाने में। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल व वायसराय कैसे गवर्नर बने, फिर गवर्नर जनरल, फिर वायसराय। आज इस वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको येलो वाले से देख लेते हैं कि 1757 से 72 तक आपका बंगाल का गवर्नर जनरल था, क्लाइव थे। फिर 1772 से 1835 तक बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वही जो इससे पहले वाले वीडियो में बता दिए हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ही जो है आपका बंगाल का गवर्नर जनरल बनने लगा था बंगाल का। ठीक है, तो यही 72 से है। फिर 1835 से 57 तक आपका भारत का गवर्नर जनरल बनने लगा। और फिर 57 के बाद आपका वायसराय थे, जो 1857 की क्रांति के बाद कैनिंग थे। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कि कैसे कैसे इसको पहले हम इसको बोल देते हैं, उसके बाद इसको फिर लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले इसके बारे में ओवरऑल बता देते हैं कि सबसे पहले बंगाल का गवर्नर थे आपका रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, सबसे पहले बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। फिर बंगाल के अंतिम गवर्नर जो है वारेन हेस्टिंग हो गए। और जो अंतिम गवर्नर थे वही ना फिर भारत का गवर्नर जनरल बन के आएंगे, क्योंकि पद नया आया है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो अंतिम गवर्नर थे वो भारत का गवर्नर जनरल बन गए। ठीक है, फिर जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बन गए। तो इसी तरह से ये सीरीज चलते आता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताते। तो सबसे पहले बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव थे। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर बने आपका वारेन हेस्टिंग। ठीक है, जो अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग है, तो फिर बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग ही होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? विलियम बेंटिंग। फिर भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो भारत का पहला वायसराय कौन बनेंगे? लॉर्ड कैनिंग बनेंगे। फिर भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। फिर स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। ठीक है, ये सीरीज आपका चलते आ रहा था। ठीक है, तो आइए इसको अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? क्लाइव के बारे में। तो पहले क्लाइव के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। इसका कार्यकाल था 1757 से 1760 तक था। ठीक है, और इसने क्या किया था? तो बंगाल में द्वैत शासन लाया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव थे और 1757 से 60। ठीक है, ये 2 बार बने थे। अब फिर एक बार 1765 से 67 2 साल के लिए आए थे। तो पढ़ते इसके बारे में। क्लाइव एक क्लर्क के रूप में भारत आया था तथा अपने कार्य कौशल से गवर्नर के पद तक पहुंचा। कर्नाटक युद्ध के दौरान क्लाइव की पहली कूटनीतिक सफलता बना दिखी जब जब उसने ऑकट के किले को ब्रिटिश नियंत्रण 1754 में कर दिया। और 1757 में प्लासी की विजय ने उसकी लोकप्रियता को अत्यधिक बढ़ा दिया। ये सब प्लासी का युद्ध दोस्तों बताया हुआ है, जो आपका भागीरथी नदी के किनारे हुआ था 1757 में। क्लाइव ने प्लासी के विजय के बाद बंगाल का शासन प्रत्यक्ष हाथों में नहीं लिया, बल्कि कठपुतली नवाब बनकर ब्रिटिश हितों की अधिकतम पूर्ति करने लगे। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की और इसी संधि के द्वारा मुगल सम्राट
से अंग्रेजों को बंगाल की दीवानी का अधिकार मिला। इलाहाबाद की संधि ने बंगाल में द्वैत शासन को जन्म दिया और 1765 से 72 तक के द्वैत शासन में बंगाल के संसाधनों की अत्यधिक लूट की गई। क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की और जन जन जब उसने देखा कि बंगाल में भ्रष्टाचार व्यापक होता जा रहा है तो उसने उसने कंपनी के गतिविधियों के व्यक्तिगत व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया और स्वयं का उपहार लेना बंद कर दिया। अब दोस्तों आए लॉर्ड क्लाइव के बाद आपका कौन आए थे, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या किया पहले थोड़ा सा बता देते उसके बारे में। तो वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1774 से 85। ठीक है, यहाँ पे 72 से लिखा हुआ दोस्तों, 72 या 74 दोनों हो सकता है। ठीक है, तो वॉरेन हेस्टिंग का था 1772 से 85 तक था इनका कार्यकाल। और इसके समय पिट्स इंडिया एक्ट राजस्व वसूलने के तहत जो है आपका कलेक्टर का पद, मदरसा अधिनियम और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। दोस्तों ये सवाल पूछता है कितना बार कि प्रथम मराठा युद्ध किसके समय हुआ था, द्वितीय मराठा युद्ध किसके समय हुआ था। तो दोनों मराठा युद्ध आपका ये वॉरेन हेस्टिंग के समय हुआ था। और यह बंगाली तथा अरबी भाषा का अच्छा जानकार था। कौन, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जब यह लंदन लौट कर जब लंदन लौट कर गया था तो इस पर महाभियोग लाया गया था कि, लेकिन ये क्या हुआ था, पारित नहीं हो सका था। ठीक है, ये उससे बच निकला था। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या किया था, पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय हुआ था। पिट्स इंडिया के समय जो एक्ट राजस्व वसूलते थे उसी के समय, फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय। ठीक है, और ये अरबी भाषा का क्या था, जानकार था, और इसी पर महाभियोग भी लाया गया था। आइए पढ़ते हैं वॉरेन हेस्टिंग 1772 से 85। इसकी भी नियुक्ति एक क्लर्क के रूप में हुई। यह बहुभाषाविद और यह तक कि अरबी, बंगाली, फारसी भाषाएं भी जानता था। अभी बताया दोस्तों कि अरबी भाषा का ज्ञाता था। 1772 में द्वैत शासन की बंगाल से समाप्ति की घोषणा कर दी। दोस्तों ये सवाल भी बहुत बार पूछता है कि द्वैत शासन लाया कौन था, तो ये अभी हम लोग क्या पढ़ते, रॉबर्ट क्लाइव। और ख़त्म किसके समय हुआ, तो वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, समाप्ति की घोषणा कर दी और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए घेरे की नीति अपनाई। ठीक है, 1773 के नॉर्थ के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण की शुरुआत की तथा अब भारतीय प्रशासनिक संचालन के लिए गवर्नर जनरल व उसकी परिषद में 4 सदस्यों को बहुमत के आधार पर फैसला लेना था और इसीलिए हेस्टिंग पूरे कार्यकाल के दौरान परेशान होता रहा। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश इलीजा एम्पे थे। हेस्टिंग ने अपने कार्यकाल में न्यायिक सुधार के महत्वपूर्ण प्रयास किए और इसी के समय दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की। भू राजस्व व्यवस्था को निश्चितता प्रदान करने के लिए हेस्टिंग ने 5 वर्षीय व्यवस्था लागू की, किंतु 1776 में उसे एक चरणीय कर दिया गया। 4 वर्षीय था लेकिन उसके बाद एक चरणीय कर दिया गया तथा इस व्यवस्था में उसने इजारेदारी व्यवस्था प्रथा को अपनाया। भारत की प्राचीन संस्कृति को समझने के लिए सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, जिसके नेतृत्व में प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया गया, जिसमें जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम और विल्किंस ने भगवत गीता का अनुवाद किया। प्राच्य भाषा के समर्थन ने 1781 में कलकत्ता मदरसा तो बनारस में जोनाथन डंकल के सहयोग से संस्कृत विद्यालय की स्थापना की।
हेस्टिंग पर ब्रिटिश वापसी के बाद महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। उस पर आरोप था कि उसने ब्रिटिश कानून की अवहेलना की और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। नंद कुमार ने आरोप लगाया हेस्टिंग संरक्षण के बहाने घूस ले रहा था, परंतु हेस्टिंग ने इम्पे से मिलकर नंद कुमार को फांसी पर चढ़ा दिया। नंद कुमार ने हेस्टिंग पर बंगाल की बेगमों के संरक्षक बनने घूस रिश्वत लेने का आरोप लगाया। इम्पे के साथ मिलकर हेस्टिंग ने इसे फांसी की सजा सुना दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया दोस्तों। तब हम इसके बाद हम लोग कॉर्नवालिस के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा बताते हैं इसके बारे में। इसका कार्यकाल 1786 से 93 था, ठीक है। और इसे नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और इसने कर्मचारी का वेतन बढ़ा दिया था, ठीक है। और अस्थाई बंदोबस्त कौन लाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त। और जमींदारों की शक्ति को कम किया, दरोगा का पद लाया इन्होंने ही। और इसका मकबरा जो है आपका यूपी के गाजीपुर में है, ठीक है। तो इसके बारे में इतना ही, इसके बारे में और आगे पढ़ लेते हैं हम लोग। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 93 था। इसे फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता है, ठीक है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का अनुभव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से घटकर 3 कर दी गई। और साथ ही 1786 में एक संशोधन के द्वारा कमांडर इन चीफ का पद तथा वीटो पावर भी वीटो पावर भी अपने हाथ में ले लिया। 1793 में कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया गया, जो शक्ति के पृथक्करण पर आधारित था। और इसके तहत राजस्व विभाग को न्यायिक विभाग से अलग कर दिया गया। 1790 में जमींदारी को भूस्वामी मानते हुए 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था लागू की, जिसे 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के रूप में कार्यान्वित किया। मराठों व हैदराबाद के निजाम के सहयोग से तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 92 में टीपू को कड़ी शिकस्त दी और श्रीरंगपट्टनम की संधि से मैसूर का आधा भाग लेकर आपस में बांट लिया और कहा कि हमने अपने मित्रों की शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया। श्रीरंगपट्टनम की संधि रैयतवाड़ी कर्नल लीड थे सर जॉन शोर, ठीक है। कॉर्नवालिस गया, कौन शोर मचाने कौन आया, तो सर जॉन शोर। ये से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको मेन पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लेते हैं। तो इसने हस्तक्षेप की नीति के कारण चर्चा में रहा। वस्तुतः रियासतों के मामले में उसने यह नीति अपनाई थी। इसके बाद बेलेजली की सहायक संधि, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताते हैं। तो इसका कार्यकाल था 1798 से 1805 था। इसने सहायक संधि लाई थी, ठीक है, जिसे सबसे पहले हैदराबाद ने, ये भी सवाल पूछता है कि बेलेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने माना था, तो सबसे पहले हैदराबाद में माना गया था। और इसे बंगाल का शेर कहते हैं। और इसने बंगाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, ठीक है। आइए और अधिक इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, भारत में फ्रांसीसियों के प्रभाव को कम करने और ब्रिटिश संप्रभुता को स्थापित करने के लिए इसने सहायक संधि का सफल संचालन किया और बिना युद्ध की ही भारतीय रियासतों अंग्रेजों पर निर्भर होती थी। सहायक संधि के द्वारा अंग्रेजों ने रियासतों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया तथा उनकी राजधानी में एक ब्रिटिश रेजिमेंट, एक सैन्य टुकड़ी को स्थापित किया। तो सहायक संधि क्या था दोस्तों, तो अंग्रेजों ने जो है रियासतों की सुरक्षा का दायित्व अपने पर ले लेते थे और उसके जगह पे जो एक राजधानी में ब्रिटिश रेजिमेंट, एक सेना की टुकड़ी को स्थापित कर देते थे, ठीक है, जिसका खर्च वे
रियासतों ही जिसका खर्च रियासतें ही वहन करती थी। रियासतों के विदेशी संबंधों का निर्धारण भी अब अंग्रेज करने लगे। सहायक संधि स्वीकार करने वाली प्रथम 3 रियासतें थी। पहला सबसे पहले बताया दोस्तों हैदराबाद किया था, इम्पोर्टेंट है। 3 देख लेते हैं, हैदराबाद, मैसूर एवं तंजौर। ठीक है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाली प्रथम 3 रियासतें थी हैदराबाद, मैसूर एवं तंजौर। तथा मराठों में संधि स्वीकार का क्रम पेशवा भोसले। अच्छा, मराठों में जो संधि स्वीकारने का क्रम आपका था, सबसे पहले पेशवा, भोसले, सिंधिया, फिर होलकर। पहला गवर्नर जनरल जिसने प्रेस पर प्रतिबंध लगाया तथा नागरिक सेवकों के परीक्षण के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, अभी बताए थे दोस्तों। नेपोलियन के विरुद्ध लड़ने के लिए उसने डेविड वर्ड के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी को मिस्र भेजा। 1803 में पहली बार लाल किले पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ और आउंटरलोनी लाल किले का पहला रेजिमेंट बना। 1802 से 3 में ही बाल हत्या प्रतिबंध कानून लागू किया गया। भ्रूण हत्या, कन्या हत्या प्रतिबंध इसे 1802 से 3 में ही किया गया। लॉर्ड हेस्टिंग देखते हैं दोस्तों, हेस्टिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल 1813 से 23 तक रहा था। ठीक है, इसके समय में नेपाल युद्ध हुआ था दोस्तों। पूछता है कि नेपाल युद्ध किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग के समय में, जिसे मतलब कि आपका नेपाल एक युद्ध हुआ था और इसमें संगोली की संधि के द्वारा जो है इसने अंग्रेजों की अवधि स्वीकार किया और संगोली की संधि के द्वारा ये पूरा नेपाल को कब्जा कर लिया। और इसने पिंडारियों का अंत किया था। किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों का अंत कर दिया था और मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लाया था और शिक्षा का पर जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए लाया था। इसी ने, किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने। ठीक है, तो अंग्रेजों की सर्वश्रेष्ठता में वृद्धि हुई और उन्हें स्पष्ट रूप से भारत की सर्वोच्च नागरिक शक्ति बन गए और इसलिए रियासतों के साथ अधीनस्थ प्रांतक की नीति लागू कर दी गई। 1816 में नेपाल के साथ संगोली की संधि की गई। स्मरणीय है कि भारत और नेपाल के बीच 1950 के मैत्री संधि में इसने काफी तत्व मौजूद थे। यद्यपि 2018 में मैत्री संधि को काफी हद तक बदल दिया गया। इसी के कार्यकाल में मद्रास में थॉमस मुनरो ने 1820 में किसानों को भूस्वामी मानते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। तो 1822 में हॉट मैकेंजी ने सामुदायिक स्वामित्व के आधार पर महलवाड़ी को अपनाया। 1813 के एक्ट से कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पर रोक लगाई गई और चाय और चीन को छोड़कर सभी को रोक लगाया गया था। पिंडारियों के आखेट के बहाने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। पिंडारियों ने जो था आखेटक के बहाने तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा 1817 से 18 में और मराठा साम्राज्य में बने हिस्से को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यद्यपि पिंडारियों के दमन का श्रेय कर्नल हिस्टो को जाता है। मार्टिन बर्ड उत्तर भारत व्यवस्था का जनक है। लॉर्ड एमहर्स्ट प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय था। इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें बस यही देखिए यादनू की संधि इसी के समय हुआ था, लिखा हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का ज़्यादा नहीं है। इसने सती प्रथा, ठगी प्रथा तथा शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। सती प्रथा वाला बहुतों बार पूछ चुका है दोस्तों, तो इसको ध्यान देंगे।
किसके समय खत्म हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में। किसके प्रयासों से? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। 1829 में अधिनियम संख्या 17 के द्वारा सती प्रथा निषेध को लागू किया और इस एक्ट को पारित कराने में राजा राम मोहन राय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। बेंटिक के समय कुर्ग, कछार, जयंतिया और यहाँ तक कि मैसूर के भी अधिग्रहण की घोषणा कर दी गई। 1833 के अधिनियम के कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया। लॉर्ड मैकाले, जो इस समय विधि सदस्य था, भारतीय शिक्षा प्रणाली में चल रहे आंग्ल विवाद को लेकर आंग्ल शिक्षा को वरीयता दी। पाश्चात्य शिक्षा, अच्छा, आंग्ल और पाश्चात्य विवाद है दोस्तों, इधर पश्चिमी वहाँ पे लिखा हुआ है, आंग्ल पश्चिमी विवाद लिखा हुआ है। तो आंग्ल शिक्षा पाश्चात्य शिक्षा के सबसे बड़े समर्थन प्रिंसिप बंधु थे और प्रिंसिप ने ही पहली बार अशोक के अभिलेख को ही पढ़ा। ठीक है, जेम्स प्रिसेंस तो दोस्तों उन्हीं के बारे में है कि अशोक का अभिलेख सबसे पहले वही पढ़े थे, जेम्स प्रिसेंस पढ़े थे। ठीक है, और दूसरी तरफ आंग्ल भाषा के समर्थन का नेतृत्व ट्रेविलियन कर रहे थे। मैकाले की शिक्षा पद्धति इनफिल्ट्रेशन सिद्धांत पर आधारित थी और इसका मुख्य उद्देश्य अधीनस्थ सहयोगी क्लर्क बनाने और भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए थे। वह पूरन के ज्ञान तुच्छ निम्न, पता नहीं क्या लिखा हुआ दोस्तों। बेंटिक के कार्यकाल में ही यह प्रस्ताव लाया गया था कि सरकारी सेवाओं में नस्ल, जाति, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कलकत्ता में पहला मेडिकल कॉलेज खोला गया तथा न्यायालयों में देसी भाषाओं को अपनाने का समर्थन किया गया था। 1830 कर्नल सिलीमेंट के नेतृत्व में ठगी प्रथा का अंत हुआ था। विशेष देखिए, बेंटिक ब्रिटिश संसद का सदस्य रह चुका था और जब वह मद्रास का गवर्नर था तो उसी के समय 1806 में बेल्लौर सैन्य विद्रोह हुआ था। चार्ल्स मेडकॉफ को देखते हैं, इनका बारे में कुछ नहीं है, इनको बस प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है क्योंकि इसने प्रेस पर से कई प्रतिबंधों को हटा दिया था। लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में भी बस इतना ही है कि जीटी रोड जो का निर्माण कराया था कौन? लॉर्ड ऑकलैंड। ऐसे दोस्तों मिलान करने में पूछ देता है। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा कौन? कर्नल ऑकलैंड, जिसने अंग्रेजों को अत्यधिक शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लॉर्ड एलनबरो के बारे में देख लेते हैं। अफगानिस्तान के अभियान से अंग्रेजों के सम्मान में जो कमी आई थी उसे पुनर्स्थापित करने के लिए इसने 1843 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण कर उसका विलय कर लिया गया और इसी अभियान का नेतृत्व सेनापति चार्ल्स नेपियर ने किया था। लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल था 42 से 44 वर्ष, 2 साल। उसके बाद लॉर्ड एलनबरो दोस्तों 1843 में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को प्रतिबंधित, ये भी पूछता है दोस्तों, जैसे सती प्रथा पूछा उधर लॉर्ड विलियम बेंटिक बोले थे, तो दास प्रथा भी आपको मिलान करने में दे देगा और पूछेगा मिलाइए। तो दास प्रथा का अंत किसने? लॉर्ड एलनबरो के समय प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, 1844 में गाँवों में शिक्षा के लिए देसी भाषा को महत्वपूर्ण मानते हुए टॉमस योजना लाई गई। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हार्डिंग 1844 से 48 तक थे। ठीक है, इन्होंने रोक लगाई थी नरबली प्रथा पर। ठीक है, और विद्रोह किया था खोंड उड़ीसा जनजाति के खिलाफ। ठीक है, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि इसी के समय हुआ था, आपका लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के समय।
और उड़ीसा में खोंड जनजाति के बीच नर बलि प्रथा प्रचलित थी और इसे प्रतिबंधित करने के कारण खोंड विद्रोह हुआ था 1946 में। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी आ गए। डलहौजी जी तो थोड़े बड़ा है दोस्तों, तो इसलिए उसको अब हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।